लास्ट क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? हाँ मैम, ये कल इनहेंसिंग लर्नर मोटिवेशन में एक टर्म आया था सेल्फ डिसिप्लिन का। तो मैम ये सेल्फ डिसिप्लिन टीचर एक्सटर्नली कैसे इनहेंस करेगा, ये क्लियर नहीं हुआ। ये तो इंटरनली होगा सर। नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन का ये मतलब हुआ वहाँ पे कल वाले टॉपिक में कि जैसे सपोज कीजिए कि जो डिसिप्लिन है, अगर हम बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट को जनरेट करें, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हम बच्चों को के अंदर स्टडी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं अगर, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमें उनको बताना पड़ता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें बार बार कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो, अपना काम कर लो, है ना, पेरेंट्स हमेशा टोकते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे में खुद इतनी सिंसियरिटी आ जाती है कि पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली जो बार बार कहने से लेकर आदत पड़ जाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें मनीष एक्चुअली हुआ क्या, बताओ? वही। वो एक इंस्ट्रक्शन उसकी आदत उसे हो गई, मतलब उसका हैबिट फॉर्म हो गया। हैबिट तब फॉर्म, हाँ बिल्कुल, हैबिट फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो सेल्फ डिसिप्लिन होता चला गया। उसे अब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ाई कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे के साथ माँ बाप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिला तो स्टार्टिंग में कहना पड़ता है बेटा अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो। लेकिन धीरे धीरे क्या, आज आज भी आपको कहना पड़ता है कि अपने मम्मी पापा आपके कहते हैं कि बेटा नमस्ते करो, या मनीष आप खुद ही कर लेते हैं? खुद ही करते हैं। क्यों करते हैं खुद ही? अब तो कोई कह नहीं रहा आपको नमस्ते करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी इम्पोर्टेंस। हाँ, वो आपके हैबिट में आ गया, यानी कि आप डिसिप्लिन होते चले जा रहे हैं। तो अभी बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि उस एक्ट को करने के लिए, उस अनुक्रिया को करने के लिए आपकी आदत बन गई है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हैं, ठीक है। तो यही बात मोटिवेशन में है कि हम अगर बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन के भी अगर हम टाइप की बात करें तो फिलॉसफी वाली क्लास में आप पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के टाइप को पढ़ेंगे। तो उसमें एक टाइप होता है दमनात्मक, मतलब बाय फोर्स आप किसी को डिसिप्लिन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है प्रभावात्मक, मतलब कि किसी के इम्पैक्ट से। तो जैसे माँ बाप हैं घर में, या क्लासरूम में टीचर है, वो अगर डिसिप्लिन दिखता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर दिखता है, शेड्यूल्ड होता है, तो इन चीज़ों का प्रभाव उसके स्टूडेंट पे भी पड़ता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन के टाइप के अनुसार भी हम देखें तो कभी बाय फोर्स हमें डिसिप्लिन जनरेट करना पड़ता है बच्चे में, है ना, उसको डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, वो सामने वाले के प्रभाव से डिसिप्लिन हो जाता है। क्लियर है ना? तो डिसिप्लिन अगर हम बच्चे में डाल दें, चाहे जिस भी प्रकार से डाल रहे हैं, मतलब हम पनिश करके डाल रहे हैं, प्रेज करके डाल रहे हैं, या प्रभाव से हो रहा है, फायदा डिसिप्लिन से है कि अगर वो डिसिप्लिन है, खुद ही डिसिप्लिन है, तो उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उस क्रिया को करता रहेगा। ये था वहां पे। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो कल हमने दो टॉपिक पढ़ा था। एक टॉपिक, पहले टॉपिक में हमने टेक्निक्स देखे थे जिससे कि हम लर्नर के मोटिवेशन को इन्हांस कर सकते हैं, ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यूटी में होती रहे। दूसरा हमने कल पढ़ा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। अब एक बात बताओ, हमने मोटिवेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक। अब आप अपने वर्ड्स में बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोटिवेटेड इंडिविजुअल जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं वो कौन कौन सी विशेषताओं को आप देख रहे हैं एक इंडिविजुअल में, जिसके आधार पे आप कहते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति, ये फलाना बच्चा जो है वो मोटिवेटेड है। एनी गेसेस, एनी आइडिया? मैम उसका हमेशा एक पॉजिटिव बिहेवियर होगा। ठीक है। और कोई बताओ कौन है? रेखा? तो सेल्फ मोटिवेशन की भावना कभी होगा कि वो खुद को खुद प्रेरित कर सकता है। ठीक है। प्रियंका? मैम वो डिसिप्लिन रहे। ठीक। प्रिया?
मैम सोच रहे हैं इसके अलावा और पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, शिवा। मैम किसी भी काम को मैम तत्परता के साथ करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो आप कह रहे हैं उन चीज़ों को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक्चुअली कोई मोटिवेटेड है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो ऑफ करेगा। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर, है ना, तो आप उसको किस तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ईगरनेस, उत्सुकता। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है तो वो आपको हमेशा उत्सुक दिखेगा, उसमें ना उत्सुकता की भावना होगी। मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ईगरली, मतलब एक हमेशा एनर्जी के साथ भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या हुआ, उत्सुकता। ठीक, उत्सुकता। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कंसंट्रेटेड अटेंशन, मतलब कि ध्यान केंद्रित होना। उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा, मतलब कोई डाइवर्जन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जो व्यक्ति मोटिवेटेड है, गोल डायरेक्टेड है, उसके थॉट प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यह उसकी दूसरी विशेषता होगी उस इंडिविजुअल की। किसकी, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है तो पहली विशेषता कि वह उत्सुक दिखेगा आपको, है ना, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत दिखेगा। दूसरी विशेषता क्या दिखेगी कि कंसंट्रेटेड टुवर्ड, जो भी उसका गोल है उसकी तरफ वो हमेशा उसका ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, तीसरी विशेषता जो दिखाई देगी दैट इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होगा कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। उसके दिमाग में दूसरी चीज आएगी ही नहीं, हमेशा वो क्या करना चाहेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहेगा, है ना। कंसिस्टेंटली वो उस काम को करता रहेगा जिससे कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। क्लियर है, 3 पॉइंट यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हमेशा उस व्यक्ति में जो उसका शक्ति संचालन है, मतलब वो एनर्जेटिक रहेगा, मतलब एनर्जी मोबिलाइजेशन हमेशा उसका होता रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। आप उसको डल, डिप्रेस्ड, एंजाइटी वाला नहीं पाएंगे। उसकी ये विशेषता आप पाएंगे कि वो हमेशा एनर्जेटिक है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं उसमें। और फाइनली क्या होगा कि उसे उद्देश्य की प्राप्ति होगी, और जो उसकी बेचैनी थी, जो उत्सुकता थी, ईगरनेस थी, फर्स्ट पॉइंट जो हमने कहा था, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गोल की प्राप्ति हो जाएगी। गोल की प्राप्ति यानी कि नीड से शुरू होके कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस में, सेटिस्फैक्शन तक पहुंच गया। ठीक, तो अगर हम मोटिवेशन के साइकिल को भी देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो नीड से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था, सेटिस्फैक्शन तक गया था। यानी जैसे ही किसी इंडिविजुअल को कोई नीड, कोई आवश्यकता हुई तो वो कैसा बिहेवियर दिखाने लग जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। ठीक है, और उत्सुकता के बाद उसका ध्यान जो है कहाँ रहेगा, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित, मतलब कंसंट्रेटेड अटेंशन उसका हो जाएगा, और वो हमें कंसिस्टेंसी से उसको पाने की कोशिश में प्रयासरत रहेगा। यानी कि शक्ति का संचालन उसमें होता रहेगा, एनर्जी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि मोटिव है, मोटिव से ही एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, और जैसे ही वो एनर्जेटिक होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति इंसेंटिव के फॉर्म में होगी और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको मोटिवेशन साइकिल के साथ भी इसको ऐड करके बता दिया कि कोई व्यक्ति अगर मोटिवेटेड है तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। प्रिया? हाँ जी मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैम जी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलते, तो बच्चों में कैसे डेवलप? अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में नहीं मिल रही तुम्हें ये कैरेक्टरिस्टिक? मैम ये आइडियली तो पूरा नहीं मिलता। नहीं, आप अपने ही केस में देख लो। अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जैसे ही एक्चुअली पहले तो नीड को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नीड से क्या समझ रहे हैं मनीष?
देखो इस प्रोसेस में सबसे जो बेसिक एस्पेक्ट है ना वो नीड है, ठीक है। जब तक नीड नहीं है तब तक आप इस क्रिया की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो आइडेंटिफाई करना होगा नीड को। नीड जितना प्रभावी होगा उतना ही प्रभावी ढंग से बच्चा मोटिवेटेड होगा अपने गोल की तरफ। मैं अपने केस में पाती हूँ कि मुझे अगर कोई काम करना है, परिणाम तक पहुंचना है, तो मैं तो तब तक मुझे तो कुछ दूसरा सूझता ही नहीं है जब तक मैं उसको अचीव नहीं कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि जब छोटा बच्चा है तो अभी उसकी मैच्योरिटी लेवल का जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे एक्ट वो करेगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा और मैच्योरिटी आती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैच्योरिटी जैसे ही बढ़ेगी तो नीड के इम्पोर्टेंस को वो समझेगा, ये नीड क्यों ज़रूरी है उसको वो समझेगा, तो वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा। हाँ जी मैम, हमें भी अपने केस में लगते हैं सारे के सारे पॉइंट्स कि होता है, हमारे साथ भी सारे के सारे होते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक, ठीक है मनीष। तो आप एक एग्जाम नो डाइवर्जन इन थॉट्स लिखा है, तो डाइवर्जन तो कभी ना कभी हो ही जाता है। नहीं, नो डाइवर्जन इन थॉट का मतलब ये नहीं हुआ। डाइवर्जन होगा, क्यों नहीं होगा। चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो कि कोई डाइट करना चाह रहा है, फैट कम करना चाह रहा है, अब चीज़ें तो उसे अट्रैक्ट करेंगी ही ना। अब उसके जो सेंसेस हैं वो रिसीव कर रही हैं, स्मेल को रिसीव कर रही हैं, आंखें जो हैं वो डिशेस डिफरेंट देख रही हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही ना। लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है वो, उसका अटेंशन कितना अपनी गोल की तरफ वो कंसंट्रेट कर रहा है, इस मात्रा पर निर्भर करेगा कि वो उसको कितना एनर्जेटिकली फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ मैच्योरिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले मैंने जो कही बात कि नीड जो है वो ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो कितना इफिशिएंटली उस चीज़ को करना चाहता है, ये नीड जो कितनी नीड है उसको उसी से निर्भर करेगा। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। आंचल लिख रही हैं कि आज वो क्लास अटेंड करने में एबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक जो है हमारा हाँ चल, क्या हुआ बेटा? थैंक यू मैम। चलिए आप रेस्ट लीजिए आंचल। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जैसे हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़े, जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांत पढ़े, वैसे ही हम यहाँ पे अधिगम जो मोटिवेशन है उनके सिद्धांत को हमें पढ़ना है। आपके सिलेबस में एक मैस्लो की थ्योरी है, एक इंसेंटिव थ्योरी है, एक इंस्टिंक्ट थ्योरी है और एक एडलर की थ्योरी। 4 थ्योरी हमने पढ़ना है। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं मैस्लो की थ्योरी से, ठीक है। मैस्लो का सिद्धांत, जिस दिन हम नीड को क्लासिफाई कर रहे थे तो आप में से किसी ने पूछा था कि हम ये नीड को इतना क्यों पढ़ रहे हैं, तो नीड ही इसका आधार है, इसलिए हम नीड को डिटेल में पढ़ रहे थे। एक बार नीड के क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी था जब हम मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर हम अपने डिफरेंट टाइप के नीड और उनके कैटेगरीज को नहीं जानेंगे तो हम फर्दर और डिटेल इसकी स्टडी नहीं कर सकते थे, ठीक। तो मैस्लो ने 1954 में अपना ये सिद्धांत दिया। इन्होंने नीड की कैटेगरी है ना, उसकी एक हायरकी बनाई। जो डिफरेंट नीड्स हमने पढ़े पीछे, टाइप्स ऑफ नीड्स हमने पढ़ा, इन्होंने क्या करा, उसकी कैटेगरी दे दी, ठीक है। उसको कैटेगरीज में डाला, लोअर टू हायर, मतलब एक हायरकी बनाई। मैस्लो का मानना था कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड्स होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि हम जो अनुक्रिया है उसको कंसिस्टेंटली करते रहें तब तक जब तक कि हम उस नीड को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो मैस्लो ने 1954 में अपने इस थ्योरी का ये जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया मैस्लो ने, ठीक, जिसमें उन्होंने नीड्स की हायरकी के बारे में एक्सप्लेन किया, यानी कि नीड्स को एक कैटेगरी में लोअर टू हायर में अरेंज किया, ठीक है। उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया। ये 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं थी उनको फर्दर उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लोअर लेवल पे और हायर लेवल पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो 5 कौन सी आवश्यकताएं हैं जो मैस्लो ने अपने सिद्धांत में
बताए। तो जो सबसे पहली आवश्यकता है वह आवश्यकता कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता, पहले स्थान पे। आप अपनी कॉपी में एक ट्रायंगल बनाइए बड़ा सा, है ना, और ट्रायंगल के 5 डिवीजन बना दीजिए, ठीक। और ट्रायंगल का जो बॉटम पोर्शन है, जो ब्रॉड एरिया कवर करता है, वहां पे आप लिखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स। लिख रहे हैं? शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। पहली आवश्यकता कौन सी हो गई प्रिया? फिजियोलॉजिकल नीड्स। बिल्कुल ठीक। दूसरे में आ जाते हैं, ठीक, इसके ऊपर लिखिए सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे में आते हैं, ठीक इसके ऊपर, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, स्नेह पाने या सदस्य होने की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। फोर्थ में आ जाते हैं स्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता, चौथे नंबर पे। लिख लिया? यस मैम। और ट्रायंगल के टॉप पे, ट्रायंगल के टॉप पे लिखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया उन्होंने। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पहली आवश्यकता जो थी वो फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, देन सेल्फ एंड बिलोंगिंगनेस या लव नीड, उसके बाद बोलो हाँ स्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता, और 5वें नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। लोअर टू हायर, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड को उन्होंने सबसे बेसिक नीड, सबसे आधार की मतलब फाउंडेशन, नीड का फाउंडेशन माना, ठीक है। और सबसे टॉप पे उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा। अब फर्दर इन्होंने अपने इस नीड की जो हायरकी बताई, लोअर टू हायर, इसको उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा, लोअर लेवल नीड और हायर लेवल नीड। लोअर लेवल नीड में 2 नीड को रखा उन्होंने, नीचे से जो 2 हैं हमारे, कौन कौन से? फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को इन्होंने लोअर लेवल नीड में डाला, जबकि जो रिमेनिंग 3 बच गए, सेल्फ जो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड था, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को इन्होंने हायर लेवल पे माना। अब आप ये बताइए कि इसे ट्रायंगल में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने कनेक्टेड है, साइकोलॉजिकल नीड सबसे ज्यादा है, फिर सेफ्टी कम है, फिर लव एंड, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड मनीष, ठीक है ना। इसीलिए हमने उसे किसमें एक्सप्रेस किया? ट्रायंगल में, ठीक। तो आइए अब 1 बाय 1 देखते हैं कि सारे नीड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस नीड के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है ना, उसमें उन्होंने भूख, प्यास और सेक्स को रखा, मतलब हमारे जो बायोलॉजिकल नीड थे उसको इसमें शामिल किया। और ये कहा कि जब तक ये भी बात कही मैस्लो ने कि जब तक हम एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेते हैं, तब तक हम दूसरी आवश्यकता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। यानी कि उनके अनुसार जब तक किसी की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होगी, तब तक वो सेफ्टी नीड की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बात भी बहुत सिंपल है। क्या बात हुई कि अगर पेट खाली है, अनाज नहीं है, पैसे नहीं है अनाज को खरीदने के लिए, या खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जब भूख ही शांत नहीं हो रही है, पेट की आग ही शांत नहीं हो रही है, तो हम सुरक्षा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कोई एक बार बताओ, कोई भीख क्यों मांगता है? क्या उसको संतुष्टि मिल रही है भीख मांगने से, या उसको वो अच्छा लग रहा है भीख मांगना? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन उसका ये जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करने के लिए, है ना, वो इस काम को कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने फंडामेंटल नीड्स, हमारे बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम टाइप ऑफ नीड पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि हमारी जितनी भी बॉडीली डिमांड होती हैं
हम उसको फुलफिल करते हैं और उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मनीष, याद है आपको? यस मैम। ठीक है ना? तो उन्हीं बायोलॉजिकल नीड्स में से ये को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ कि मैस्लो ने अपने सबसे बेसिक नीड में स्टार्टिंग में ही फिजियोलॉजिकल नीड यानी बायोलॉजिकल नीड को रखा, जिसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाता है, भूख, प्यास, हंगर, थर्स्ट और सेक्स, इन सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें शामिल किया। ठीक है? और जब तक हम अपने इस नीड को संतुष्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम दूसरे नीड के बारे में नहीं सोचते हैं। आप ऐसे सोचिए कि जब किसी की फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं होगी तो वो सुरक्षा की भावना के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है। सबसे पहले जो उसकी जो भूख है वो उसको शांत करने की कोशिश करेगा, प्यास लगी है वो पहले पानी चाहेगा। ठीक है ना? मुझे बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल याद आता है, मैंने खुद देखा। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े थे, है ना, हमने जो आइसक्रीम खा के जो वो बॉक्स था आइसक्रीम का वो फेंका था, एक जो भिखारी था वो आया और उस डस्टबिन में से वो फेंका हुआ आइसक्रीम का जो बाउल था वो उसको चाटने लग गया। हम और आप नहीं कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको भूख लगी है, जिसको प्यास लगी है, वो ना मोरल वैल्यूज रूल्स को सोचेगा ही नहीं। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उसके बेसिक नीड ही नहीं फुलफिल हुए हैं। वो पहले कुछ भी दाएं बाएं देखने से पहले वो ये देखता है कि पहले खाना खाना है, भूख लगी है ना, उसको शांत करना है। क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल नीड है और हम उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? जब किसी इंडिविजुअल का ये नीड पूरा हो जाता है, साइकोलॉजिकल ये फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाता है, तब वो क्या करता है, आगे किस पे, सेफ्टी नीड के बारे में सोचता है। अब सपोज करो कि कोई LIC का एजेंट आके आपसे कहता है कि आप LIC करा लीजिए, आपका लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और जब आप नहीं होंगे आपके फैमिली को ये वो, मतलब सुरक्षा की तमाम चीज़ें वो बताता है। एक व्यक्ति जो है वो अपने लिए मकान बनाता है ना, अपने लिए बहुत सारे डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। ये तभी संभव है जब उसका वो फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो फुलफिल हो जाए, है ना। मतलब अभी खाना खा लिया और रात के खाने की व्यवस्था जब हो गई है तभी वो तीसरी बात सोचता है कि भाई हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, ठीक है, हमारे पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। क्यों? जब उसका वो फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो गया है तभी वो सेफ्टी नीड के बारे में सोचता है। सेफ्टी नीड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो फिजिकल और इमोशनल, मतलब हम अपने आप को फिजिकल हार्म से बचाने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करेंगे और अपने आप को इमोशनल हार्म से भी बचाने के लिए अपने आप की सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होगा तभी हम सेफ्टी नीड की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैस्लो ने कहा। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, यानी कि उसने अपने आप को फिजिकली सेफ कर लिया है, यानी फिजिकली सेफ का क्या मतलब है कि रहने के लिए घर हो गया, पहनने के लिए कपड़े, मतलब आउटर डेंजर से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, इमोशनली अपने को स्टेबल और सेफ कर लिया है। ठीक है, तब क्या होगा, वो अपने तीसरी आवश्यकता की ओर आगे बढ़ेगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि वो अपने आप को एक परिवार से, धर्म से, समाज से, है ना, इन सारी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेगा। पहले भी डिस्कस किया था कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम अगर हमारे पास बहुत पैसे भी हो जाएं लेकिन हमारे साथ रहने वाला कोई ना हो, हमारा ध्यान रखने वाला कोई ना हो, हमारे कोई रिश्तेदार ना हो, तो भी हमारा सर्वाइविंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो सोशल नीड होते हैं उनमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें सर्वाइव करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड के जितना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया एक व्यक्ति का, तो वो किस नीड की ओर आगे बढ़ेगा, सेफ्टी नीड की ओर आगे बढ़ेगा। और जब सेफ्टी नीड पूरा हो जाएगा तो वो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड की ओर आगे बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो जो ऊपर फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को उन्होंने लोअर लेवल नीड की कैटेगरी में रखा, और जो तीसरा हमने पढ़ा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, वो क्या था, हमारे हायर लेवल की नीड यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है?